Yes, guys. Now let us start with accounting standard 24 discontinuing operation in the marathon revision session of accounting standards. So चलिए शुरू करते हैं. AS 24 discontinuing operation बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में भी इसके जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी लिमिटेड आए हैं. तो सबसे पहले एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये चैप्टर के हमको अंदर करना क्या होता है. सर यहाँ पर हमें देना है डिस्क्लोजर. किस चीज़ का डिस्क्लोजर देना है? हमें डिस्क्लोजर देना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस जो हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. करेक्ट, जिसका प्लानिंग चल रहा है, जिसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसका डिस्क्लोजर हमें देना होता है. तो बेसिकली जब मैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करता हूँ तो एक एंटरप्राइज अपने ऑपरेशंस को बंद क्यों करता है? ऑब्वियसली जब वो लॉस मेकिंग होता है, इसके लिए उसको बंद किया जाता है. तो जब एक लॉस मेकिंग ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें काफ़ी अलग अलग तरीक़ों के डिस्क्लोजर्स ऑफर करने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसका एक अलग P&L, मतलब आपका जो P&L अकाउंट है कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा. आपको अलग से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग का अलग. आपको अलग से स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ बनाना है. करेक्ट, आपको अलग से काफ़ी डिस्क्लोजर्स देने होते हैं कि आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन जो है वो क्या टाइप का ऑपरेशन है, उसमें क्या बिजनेस होता था, वो एक बिजनेस या जोग्राफिकल सेगमेंट किस में डिस्क्लोज किया जाता था. ये सब डेटा आपको देना पड़ता है. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अलग से कैश फ्लो, अलग से P&L बनाना पड़ता है ताकि यूज़र को समझ में आए कि ये जो लॉस है ये वापस अब आगे आने वाला नहीं है, या फिर कैश फ्लो जो आपका नेगेटिव कैश फ्लोज है वो अब वापस अराइज नहीं होने वाले. तो यही रीज़न की वजह से आपको अलग से यहाँ पर आपको अलग से इसका डेटा डिस्क्लोज करने को आता है. तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए आपको समझना है द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कि एग्जैक्टली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता क्या है. अगर आपको इसका डेफिनेशन समझ गया तो आई वुड से मोर देन 50% ऑफ द चैप्टर इज डन. क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में एक सिचुएशन आएगा तो वो सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट आपको पढ़ के पहले ये पता करना है कि वेदर इन द गिवन सिचुएशन द टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन वेदर इट इज़ अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और नॉट. क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ही नहीं है तो फिर आपको ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा ही नहीं. राइट, या तो फिर डिसकंटिन्यू कुछ तो हो रहा है बट जो डिसकंटिन्यू हो रहा है वो ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बंद हो रहा है या फिर एक टाइप ऑफ सर्विस बंद हो रहा है. ऑपरेशन तो अभी भी चालू है, धंधा अभी भी चल रहा है, तो देन इट विल नॉट बी अ DO. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. और ये तीनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. ऑल द 3 आर मैंडेटरी कंडीशन. और जो पॉइंट नंबर 1 है ना, राइट, उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, A और B और C. तो जो पार्ट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है, उसको या तो A करके कंप्लीट करो, या तो B या तो C. करेक्ट, बट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, all the 3 conditions are to be satisfied. Then only it will be considered as what? A discontinuing operation. तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हम लोग पहले पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को पढ़ेंगे, फिर मैं 1 के पास जाऊंगा. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ सर? क्योंकि पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आपको ये कंफर्म कर देता है कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस और अ जियोग्राफिकल सेगमेंट. क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है इट शुड आइदर बी अ बिजनेस और अ जियोग्राफिकल सेगमेंट. अब वो रिपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मुझे सेगमेंट चाहिए तो ही वो एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा. तो जब आप पढ़ोगे पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आप तुरंत बोलते हो कि यस सर इनको तो सेगमेंट चाहिए. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी अ कंपोनेंट और अ सेगमेंट एज पर AS 17. कंपोनेंट मतलब क्या? सेपरेट पार्ट ऑफ द बिजनेस, मीन्स इट इज अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन. तो सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस मतलब इट शुड बी अ बिजनेस सेगमेंट, और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब इट शुड बी अ जियोग्राफिकल सेगमेंट. एंड द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब दिस बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट, मतलब वो दूसरों से अलग होना चाहिए फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनली भी. सर सीधी बात है, सेगमेंट एक दूसरे से अलग होता ही है तब जाके वो सेगमेंट बनता है. मतलब हर सेगमेंट का अपना फिनेंस अलग होता है, मतलब वो अपना रेवेन्यू, अपना कॉस्ट खुद इनकर करते हैं, उनके अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, और उनके ऑपरेशंस भी एक दूसरे से अलग होते हैं. बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 से तो ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि बॉस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट.
जिसको बंद करना है। अब बंद कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशन नंबर 1 है। तो बंद करने के 3 ऑप्शन है आपके पास, आइदर ए और बी और सी। अब देखिए कैसे दिया उसने, द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी अ सिंगल प्लान। तो एक सिंगल प्लान बनाना है। किस चीज का प्लान बनाना है, या तो ए करने का, या तो बी करने का, या तो सी करने का। तीनों में से कुछ तो एक करो, और तीनों बंद करने के अलग अलग तरीके हैं। तो कैसे बंद करोगे, पॉइंट नंबर ए, टू डिस्पोज ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आइदर बाय सेलिंग इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, बेसिकली स्लम्प सेल, जो आपने कैपिटल गेन में भी सीखा है। एक कस्टमर ढूंढो, सिंगल डील में पूरा मैटर क्लोज करो, करेक्ट, सारे एसेट्स बेच दो, सारे लाइबिलिटीज सेटल कर दो, करेक्ट, सिंगल डील में बात खत्म। नहीं तो डीमर्जर करवाओ। सर डीमर्जर में कैसा होता है ना, हम बंद नहीं करते हैं। डीमर्जर में क्या होता है, आपके बिजनेस, आपका जो मेन कंपनी है उसमें बहुत अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो आप क्या करते हो, एक किसी भी बिजनेस को एक अलग कंपनी बना देते हो ताकि उसकी मैनेजमेंट और अच्छे से हो पाए। तो जो मेन कंपनी है ना, उसके लिए ऑपरेशन बंद हो रहा है, बट लॉजिकली बंद नहीं हो रहा है, उसका नया कंपनी बन रहा है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल वो टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो रहा है, तो टाटा मोटर्स के अंदर जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको डीमर्ज किया जा रहा है, उसकी नई कंपनी बनाएगी। बट अगर आप टाटा मोटर्स के बारे में सोचोगे ना, तो टाटा मोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये ऑपरेशन बंद हो गया है। क्यों, क्योंकि अब हमने टाटा मोटर्स में इसको बंद कर दिया है, बट इसका नया कंपनी बन गया है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डीमर्जर। और एल्स यू कैन गो फॉर स्पिन ऑफ ओनरशिप, मतलब आप अपने स्टेक्स को डाइल्यूट कर दो, आप अपने स्टेक्स दूसरे को बेच दो, तो आपका स्टेक्स ऑटोमेटिकली कम हो गया, तो आपके लिए ऑपरेशन भी बंद हो गया। सो डिस्पोज ऑफ सिग्निफिकेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आइदर बाय एंटरिंग इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, और गो फॉर डीमर्जर, और गो फॉर स्पिन ऑफ ओनरशिप, करेक्ट। बट अगर आप बोलते हो कि सर सिग्निफिकेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज एक शॉट में हम नहीं बेच सकते, तो देन यू हैव टू गो फॉर डिस्पोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बाय पीसमिल। पीसमिल का मतलब होता है एक साथ नहीं बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे, एक एक दो दो एसेट बेचेंगे, एक एक दो दो लाइबिलिटी का पैसा भरते जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज पीसमिल, आराम से तोड़ तोड़ के टुकड़ों में। या तो फिर तीसरा ऑप्शन है टर्मिनेट थ्रू अबेंडनमेंट परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए बंद कर दो। अब क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है वो बात की बात है, फिलहाल दुकान बंद करो, ताला लगा दो, एक दिन और चलाओगे तो और ज्यादा लॉस होगा। तो अबेंडन कर देना, छोड़ देना उसको, भाई मैंने खुद ही छोड़ दिया, मैंने उसको अबेंडन कर दिया, जाने दो, बंद कर दो। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट। तो खुद ही आप अपने धंधे को इग्नोर करते हो, बंद कर देते हो, छोड़ देते हो उसको, दैट इज कॉल्ड एज अबेंडन। सो लॉजिक क्या है मालूम है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होने के लिए सबसे पहले बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट का होना जरूरी है, और मैं ऐसे बिजनेस या ज्योग्राफिकल सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो दूसरे सेगमेंट से अलग है, बिकॉज इट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल फाइनेंशियली एज वेल एज ऑपरेशनली, और उसको आप बंद कर रहे हो। करेक्ट, बंद कैसे कर रहे हो, एक सिंगल उसको बंद कैसे करोगे, डिस्पोजिंग ऑफ सिग्निफिकेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब मेजॉरिटी ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक सिंगल एग्रीमेंट में बेचो, या तो कंपनी का डीमर्जर करवा दो, या तो फिर अपने स्टेक्स डाइल्यूट कर दो। बट अगर आप एक साथ नहीं कर पा रहे हो, गो फॉर पीसमिल। पीसमिल मतलब क्या, थोड़े थोड़े एसेट्स बेचो, थोड़े थोड़े लाइबिलिटीज का पेमेंट करो। एंड लास्टली टू टर्मिनेट थ्रू अबेंडनमेंट परमानेंटली विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ द एसेट। तो जब ये तीनों कंडीशंस आपके बैठेंगे ना, तो आप बोलोगे यस इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, करेक्ट। सो बेसिकली ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है ना, इसको मैं बोलता हूँ इट्स अ रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। तो कंपनी बहुत अलग अलग तरीके से अपने आप को रिस्ट्रक्चर करती है, उसमें एक तरीका होता है कोई ऑपरेशन को बंद करना। तो गाइस यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी, बट ऑल रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज आर नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब मैं आगे जाकर आपके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूँ जो सारे के सारे रिस्ट्रक्चरिंग है, बट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। इट इज नॉट कॉल्ड एज अ डीओ। आप जब किसी ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद करते हो तो वो एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है, एंड इज ऑल्सो रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। सो टू कंक्लूड आई विल से दैट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी, but all restructuring activities are not discontinuing operations, right? So now I would like to discuss with you people certain important points which are not considered as a discontinuing operation. The following may not be considered as a DO. First one, gradual phasing out of a product line or class of service. Gradually अगर आप अपने प्रोडक्ट लाइन को बंद कर रहे हो, तो एक प्रोडक्ट लाइन को बंद करके उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट लाइन चालू करना, ऑपरेशन बंद करना नहीं होता है।
सिर्फ एक प्रोडक्ट बंद किया, दूसरा प्रोडक्ट लाइन चालू किया। या तो फिर एक टाइप का सर्विस आप ऑफर करते थे, उसको बंद कर दिया, आपने नए टाइप के सर्विस को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बट धंधा अभी भी चल रहा है। सर्विस देना बंद नहीं किया आपने, बस सर्विस जो पहले आप ऑफर कर रहे थे अब उसको आपने थोड़ा शिफ्ट कर दिया। क्यों? वो आउटडेटेड हो गया, अब उसको कोई डिमांड नहीं करता है। करेक्ट। प्रोडक्ट लाइन में भी ऐसा ही होता है, जब आपका प्रोडक्ट लाइन बहुत जुना हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसको बंद करना पड़ता है, उसको बंद करके नया प्रोडक्ट लाइन लाना पड़ता है। तो पुराने को बंद करके नया प्रोडक्ट लाइन लाना इज नॉट कॉल्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखो कितने सारे पुरानी गाड़ियां बंद हो गए और कितने नए गाड़ी आए हैं। कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी ने धंधा करना बंद नहीं किया है, खाली गाड़ियों को चेंज करते गए। पॉइंट नंबर 2, discontinuing even if abruptly several products within an ongoing line of business does not necessarily mean a DO। रातों रात किसी प्रोडक्ट को बंद कर देना। बेस्ट एग्जांपल मैगी नूडल्स रातों रात एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, बट मैगी का जो दूसरा प्रोडक्ट लाइन था वो चालू था। मैगी केचप, मैगी पास्ता, मैगी किचन किंग मसाला, मैगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैगी दिस मैगी दैट, वो सब चल रहा था, सिर्फ नूडल्स बंद किया। सो धंधा बंद नहीं हुआ, इधर एक प्रोडक्ट बंद किया। क्यों? क्योंकि उसके खाने में कुछ पदार्थ सही नहीं थे, तो FSA ने बंद कर दिया उसको। करेक्ट। तो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रोडक्ट बंद हुआ है, जो बाद में 2-4 साल के बाद चालू भी हो गया था। शिफ्टिंग ऑफ सम मार्केटिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मार्केटिंग शिफ्ट करते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, नॉर्थ में बहुत चलता है, आप भर भर के एडवर्टाइजमेंट करते हो, पर साउथ इंडिया में कोई नहीं पूछता उसको, तो आपने क्या डिसाइड किया? नॉर्थ इंडिया का मार्केटिंग बंद करो, साउथ इंडिया पे मार्केटिंग फोकस करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नॉर्थ इंडिया एज अ सेगमेंट बंद कर दिया। नॉर्थ में अभी भी धंधा चल रहा है, बिना एडवर्टाइजमेंट के भी प्रोडक्ट बिकेगा, बट पूरा एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग अब साउथ में शिफ्ट करो, क्योंकि वहाँ पे धंधा बढ़ाना है। या तो फिर अपना प्रोडक्शन चेंज कर दो, लोकेशन बदल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ा बनाते हो, तो आप फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में तिरुपुर में कपड़ा बनाते हो, वो हब है कपड़ों का, तो आपने डिसाइड किया कि तिरुपुर से शिफ्ट करते हैं सूरत भी हब है कपड़े का। तो यू हैव शिफ्टेड योर प्रोडक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, बट प्रोडक्शन तो चालू है ना, ऑपरेशन तो चालू है, धंधा चल रहा है, खाली लोकेशन बदल गया। इट्स नॉट अ DO, इट्स नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स और कॉस्ट सेविंग। फैसिलिटी का मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्शन फैसिलिटी। एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद किया, क्यों? क्योंकि शायद प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते में मिल रहा है, तो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद लो, खुद क्यों बनाओ, दूसरा प्रोसेस कर लेंगे। तो आपने ये क्यों किया है? फॉर कॉस्ट सेविंग। कभी कभी इंप्रूवमेंट्स के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए भी होता है। पुरानी फैक्ट्री जंग लगे हुए मशीन है, बंद कर दिया पुराना फैक्ट्री, नया फैक्ट्री खोल दिया। अब क्या होगा? इसमें हायर प्रोडक्टिविटी आएगा, इंप्रूवमेंट होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, प्रोडक्ट अच्छा आएगा। करेक्ट। तो पुराने वाले को बंद करना इज नॉट कॉल्ड एज अ DO। क्यों? क्योंकि धंधा अभी भी चल रहा है, बिजनेस इज स्टिल गोइंग ऑन। चेंज इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, काम करने के तरीके को बदल देना, स्कोप चेंज करना। ऑफलाइन मॉडल पे चल रहे थे, ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं चेंज इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशन, या वाइस वर्सा। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, बट काम करने का तरीका बदल गया, तो इट इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इट इज ओनली अ रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी। लास्टली, सेलिंग द सब्सिडरी whose activities were similar to its holding company। सब्सिडरी को बेचना भी एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है, बट अगर होल्डिंग और सब्सिडरी बोथ आर इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस और होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेच दिया, तो होल्डिंग क्या बोलेगा? बिजनेस तो अभी भी चल ही रहा है। समझो होल्डिंग भी कैलकुलेटर बनाता है, सब्सिडरी भी कैलकुलेटर बनाता है, सब्सिडरी को बेच दिया, तो होल्डिंग क्या बोलेगा? सब्सिडरी गया, बट कैलकुलेटर चलाने का धंधा तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि दोनों का धंधा सेम था, तो ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है, तो इट इज नॉट कॉल्ड एज अ DO। हाँ, बट अगर होल्डिंग कंपनी कैलकुलेटर बनाता है और सब्सिडरी कंपनी कैलकुलेटर में लगने वाली बैटरी सेल्स बनाता है, और अब सब्सिडरी को बेचा, तो सब्सिडरी के साथ साथ धंधा भी गया। कौन सा धंधा? बैटरी बनाने का धंधा इज गॉन। सो नाउ इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आई होप आप समझ रहे बात को। सो दीज आर योर 6 situations which are not called as a discontinuing operation, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, किसी भी एक सिचुएशन को कंसिडर करके उसके ऊपर क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे कि भाई बताओ ये DO है या नहीं है। करेक्ट। चलिए,
Now let us proceed to the next point, that is initial disclosure event. अभी सर ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है इसका डिस्क्लोजर हमको कितना टाइम देना है और कब से देना है, कब तक देना है? सर कब तक देना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ. कब तक देना है? जब तक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू नहीं होता तब तक. मतलब द ईयर इन विच फाइनली द ऑपरेशन इज डिसकंटिन्यूड, दैट इज द लास्ट ईयर ऑफ डिस्क्लोजर. उसके बाद डिस्क्लोजर नहीं आएगा. बट शुरू कभी करना है, फ्रॉम विच ईयर वी शुड स्टार्ट गिविंग द डिस्क्लोजर ऑफ अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? सर हम लोगों को डिस्क्लोजर देना है फ्रॉम द ईयर इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टेक्स प्लेस. मतलब जैसे ही इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट टेक प्लेस हुआ उसके तुरंत बाद जो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा हमको वहां से डिस्क्लोजर देने को स्टार्ट करना है. तो व्हाट इज दिस इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट? सर इट इज द अर्लीस्ट ऑफ दीज टू इवेंट्स. तो ये दोनों में से जो इवेंट पहले होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव डिस्क्लोजर. करेक्ट, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सो क्या है वो दो इवेंट? सर इवेंट नंबर 1, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट टू सेल सब्सटैंशियली ऑल द एसेट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. मतलब आपको कस्टमर मिल गया, आपने कस्टमर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि भैया मैं सब्सटैंशियली अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज आपको बेचूंगा. और रेजोल्यूशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अप्रूव्ड इन द बोर्ड मीटिंग एंड इट इज अनाउंस्ड. मतलब आपने बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम ये ऑपरेशन बंद कर रहे हैं और उसको हमने फॉर्मली सबको अनाउंस भी कर दिया. सबको अनाउंस करना मीन्स आपने क्या किया है, जो जो लोग ये अपने ऑपरेशन से अफेक्टेड है, करेक्ट, अफेक्टेड एज इन जिन लोगों को इसके बंद होने से तकलीफ होने वाली है, उन सबको बुलाओ और मीटिंग ले लो. तो उसमें आपके शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉयज़, इन सबको बुलाओ और अनाउंसमेंट करो कि आप लोग इसको बंद कर रहे हो. तो दोनों में से जो पहले होगा दैट विल बिकम इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, और इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होते ही तुरंत बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें आपको डिस्क्लोजर देना है. अब देख सकते हैं मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ डेट लिखे हैं. अज्यूमिंग 15 अप्रैल 2024 को आपने एग्रीमेंट में एंटर किया और 20 मार्च 2024 को आपका रेजोल्यूशन पास हुआ है. तो दोनों में से पहले कौन हुआ? सीधी बात है सर, 20 मार्च 2024 मतलब रेजोल्यूशन पहले पास हुआ. तो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इज द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट. अब इस डेट के बाद जो सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है 31 मार्च 24. बस 31 मार्च 24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली बार आपका डिस्क्लोजर दिया जाएगा. फिर उसके बाद अगले साल भी डिस्क्लोजर दिया जाएगा, तब तक दिया जाएगा जब तक ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं होता. द ईयर इन विच द ऑपरेशन इज फाइनली क्लोज्ड दैट इज द लास्ट ईयर. उसके बाद डिस्क्लोजर नहीं आएगा. राइट. सो दिस इज द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24. काफ़ी छोटा सा टॉपिक है. तो एक दो क्वेश्चंस मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, तो उसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. करेक्ट, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं. क्यू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स. तो पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल, बोथ आर टू बिजनेस सेगमेंट्स. द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम द पैसेंजर कार सेगमेंट ओवर द कमिंग 5 years. मतलब ये लोग पैसेंजर कार से शिफ्ट करके कमर्शियल व्हीकल पे जाने वाले इन द नेक्स्ट 5 years. However, no specific plans have been drawn up for the sale of neither the division nor its assets. मतलब सर इतना कंफर्म हुआ है कि पैसेंजर सेगमेंट से पूरा शिफ्ट करेंगे कमर्शियल पे, बट पैसेंजर सेगमेंट का जो फैक्ट्री है उसके एसेट्स के साथ हम क्या करेंगे, बेचेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ है. एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान, कौन सा प्लान? शिफ्टिंग फ्रॉम पैसेंजर टू कमर्शियल व्हीकल. इट विल reduce द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार्स 20% एनुअली. तो ग्रेजुअली 20% करके बंद कर देंगे. तो कहना इट इज ग्रेजुअल फेजिंग आउट. तो धीरे धीरे करके एक प्रोडक्ट लाइन बंद करो और दूसरे पे ज़्यादा फोकस करो. इट ऑल्सो प्लान्स टू कमेंस अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स. तो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए और एक नया फैक्ट्री भी बनाने वाले हैं. तो सर सबसे पहले नया फैक्ट्री जो बनेगा ना, उसको आप पुराने फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. नया फैक्ट्री इज ऑल टुगेदर अ न्यू ऑपरेशन एंड ट्रांसफर द सरप्लस एम्प्लॉयज इन अ फेज्ड मैनर. सीधी बात है सर, 20% अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो लेबर फालतू में टाइम पास करते हुए बैठेगा. तो आप क्या कर रहे हो, हर साल थोड़ा थोड़ा लेबर नए फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहे हो. अब आपसे 3 अलग अलग सिचुएशंस में कमेंट करने को बोला है. यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट
if mere gradual phasing out in itself can be considered as a discontinuing operation within the meaning of AS24? Answer is no. और यहाँ पे वही हो रहा है, आप 20% हर साल प्रोडक्शन कम कर रहे हो और ग्रेजुअली आप पैसेंजर कार सेगमेंट को बंद कर रहे हो और कमर्शियल पे पूरा फोकस कर रहे हो। तो आप सिर्फ पैसेंजर कार सेगमेंट बंद कर रहे हो, उसका फैक्ट्री एसेट वगैरह कहाँ बेचा है, उसको पूरा यूज़ कर रहे हो मतलब उसके सारे रिसोर्सेस कमर्शियल व्हीकल में यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसको सिर्फ इतना बोलूँगा, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन which is not a DO. So as per first point, it is not a discontinuing operation. Then, if the company passes a resolution to sell some of the assets in the passenger car division and also to transfer few other assets of the passenger car division to the factory, does this trigger the application of AS24? सर यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द एसेट्स, मतलब थोड़ा बहुत बेचा है सर, बट अपने को इधर थोड़ा बहुत नहीं बेचना है, अपने को सब्सटेंशियली ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेचना है। तो आप थोड़े मार्केट में बेच रहे हो, बाकी का सब खुद यूज़ कर रहे हो, तो फिर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के लिए सब्सटेंशियली आपको सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सेटल करना ज़रूरी है। आप 2-4 मार्केट में बेचोगे, बाकी के 8-10 खुद यूज़ करोगे, तो ऑपरेशन तो अभी भी चालू है, खाली प्रोडक्ट लाइन आपने बदल दिया है। करेक्ट, नॉट अ DO. Third case, would your answer to the above be different if the company resolves to sell the assets of the passenger car division in a phased but time-bound manner? Now, phased but time-bound manner is piecemeal. तो आप बोल रहे हो मैं piecemeal में बेचूंगा, बट यहाँ पे अब मैं सब बेचूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर वो बोला नहीं है सम ऑफ द एसेट, तो मैं सब बेचूंगा और थोड़ा थोड़ा करके बेचूंगा। तो मतलब आपका जो डिसकंटिन्यूइंग का जो तरीका है, दैट इज piecemeal. So finally in the third case I can say that yes, it is a DO. पहले दो केस में नहीं, it is not a DO. And what is the manner of discontinuance? The manner of discontinuance is piecemeal. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको रेफर आगे बेशक कर सकते हो। मैं इसका सोल्यूशन भी देखिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ये वाला आंसर नंबर 2, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अ कंपनी हैज 2 डिविजन्स, सीमेंट एंड स्टील। इट हैज स्टार्टेड नेगोशिएटिंग फॉर डिस्पोजल ऑफ द स्टील डिवीजन। स्टील डिवीजन को बंद करने की बात हो रही है। अभी देखिए सीमेंट एंड स्टील दो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स हैं। सो इट हैज डिसाइडेड टू नेगोशिएट फॉर डिस्पोजल ऑफ द स्टील डिवीजन इनफॉर्मली सिंस May 2008. Discussions has been held with the possible buyers and labor union has demonstrated against the secret deal. The company has given a statement that there is no move to sell the steel division. Steel division को बेचना नहीं है. The significant reduction in the production has taken place because of decline in the market demand for the company's product, not as planned strategy to close down its operation. तो सर क्या हो गया, जब इन लोग ने May 2008 में डिस्कशन चालू किया कि इसको बेचना है, तो लेबर ने डिमॉन्स्ट्रेट किया भाई नहीं बेचने का, ऐसा कैसा बेचोगे। तो इन लोग ने बोला ठीक है हम नहीं बेचेंगे। बट आगे जाके क्या हुआ, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो धंधा कैसे चलाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मार्केट डिमांड भी डिक्लाइन हो गया। सो द कंपनी नॉट एज प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू क्लोज डाउन। देखिए धंधा बंद करने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है, कोई प्लान करके नहीं रखता है मैं ऐसे धंधे को बंद करूंगा, बट प्रोडक्शन ही नहीं है, मार्केट डिमांड भी डिक्लाइन हो रहा है, तो दे आर कंपेल्ड टू क्लोज डाउन। ड्यूरिंग November 2008 the board of directors have announced that they are considering disposal of the steel division because of continuing losses suffered by that division, but no formal resolution was passed. Necessary formalities for disposal of a division were fulfilled only during Jan 2009, and the steel division was disposed of in the last week of Jan 2009. The company follows calendar year as accounting year. Does this event require a disclosure? अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग ये ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, बट फॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। फॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। अभी आपने जस्ट पढ़ा था इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अनाउंसमेंट और अप्रूवल दोनों की ज़रूरत है, और यहाँ पे आपका सिर्फ अनाउंसमेंट हो रहा है, प्लान अप्रूव ही नहीं हुआ है।
तो इसका मतलब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट 2008 में हुआ ही नहीं और एग्रीमेंट भी एंटर नहीं किया है, बट 2009 में आपने फॉर्मेलिटी पूरा करके बेच दिया। वो पूछता है इसका डिस्क्लोजर कब देना है। सीधी बात है, 2008 में कोई डिस्क्लोजर नहीं आएगा, बट 2009 में डिस्क्लोजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑपरेशन है वो 2009 में पूरी तरह से बंद हुआ है और इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट 2009 में ही हुआ है, क्योंकि 2009 में ही आपने सारे फॉर्मेलिटी पूरे किए। 2008 में आपका पूरा फॉर्मेलिटी डन नहीं हुआ है। तो बहुत लोग इसमें ना ये गलती कर बैठते हैं, वो लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, हाँ सर अनाउंस कर दिया मतलब हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होने के लिए अनाउंसमेंट और अप्रूवल दोनों की जरूरत पड़ती है। करेक्ट? सो इसका आंसर देखिए, एज पर AS 24 इंफॉर्मेशन अबाउट प्लान्ड डिसकंटिन्यूएंस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। An initial disclosure event is the event out of these two whichever occurs earlier. Entering into the agreement to sell substantially all assets or approving and announcing of the plan. दोनों होना जरूरी है। In the given case, the company is planning to discontinue the steel division. The directors have announced the plan of discontinuance during November 2008, but the board resolution is not yet passed. As per the standard, the initial disclosure event will take place when the discontinuance plan is approved and announced. Since board resolution is not passed, it can be said that approval of the plan is not yet made. So, that initial disclosure does not take place in year 2008, and hence no disclosure with regards to discontinuance of steel division is required. In the year 2009, the steel division is disposed, and hence disclosure would be given in the financial statement for the year 2009. So अच्छा क्वेश्चन है, गलती होने की चांसेस है यहाँ पर, तो इसको प्लीज प्रॉपरली गो थ्रू कीजिएगा. So with this, we will conclude the marathon revision session of Accounting Standard 24. Thank you very much.